है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 विच इज़ अलजेब्रा का पार्ट 1। इसका आज हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन करने वाले। इट मीन्स इस चैप्टर में जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं और जो चैप्टर का नाम है उन सब के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसमें पूरा करने वाले हैं जिससे आने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेस में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो सारे क्लियर हो जाएं। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मैथस्टिक एग्जाम्पल लेंगे जिसके वजह से ऑलमोस्ट हमारे पूरे चैप्टर में मैथस्टिक का एग्जाम्पल काम आएगा और ये समझने में भी बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है, सो एक मैथस्टिक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मैथस्टिक से एक लेटर बना रही हूँ। सो ये कौन सा लेटर है, ये एल है ना, आप लोग को पता है ये एल है। और अब मेरे को ये एल बनाने के लिए, मतलब ये जो मैंने मैथस्टिक से एल बनाया है, अब मेरे को इस लेटर एल को बनाने के लिए कितने मैथस्टिक्स यूज़ हुए, ऑलमोस्ट 2 मैथस्टिक्स यूज़ हुए क्योंकि एक हमारा स्ट्रेट वेज जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, 2 मैथस्टिक यूज़ हुए। ठीक है, इस एल लेटर को बनाने के लिए हमको कितना लगा, 2 मैथस्टिक्स लगा, मैथस्टिक्स। अब हम लोग इसके आगे और भी एल्स बनाते हैं। ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास, एक और हमने एल बना दिया। अब यहाँ पे हमको 2 एल बनाने के लिए कितने मैथस्टिक्स यूज हुए, 2 और हमारे पास 2 और मैथ्स, मतलब एल बनाने के यहाँ पे कितने मैथस्टिक्स है यूज़ हुए, एक एल बनाने के लिए 2 मैथस्टिक्स, एक एल बनाने के लिए यूज़ हुए। अब 2 एल बनाने के लिए कितने मैथस्टिक्स यूज़ होंगे, 1 2 3 4 मैथस्टिक्स यूज़ होंगे। इसका मतलब अगर हमें 2 एल बनाने हैं तो उसके लिए 4 मैथस्टिक्स यूज़ होंगे। ठीक है, मैथस्टिक्स यूज़ होंगे। सो इससे आप लोग को एक पैटर्न दिख रहा होगा कि अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मेरे को एक एल बनाना है तो उसके लिए मेरे को 2 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरे को 2 एल बनाना है तो मेरे को 4 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरे को 3 एल बनाने हैं तो उसके लिए मेरे को 6 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 6 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड ऐसे ही अगर हम इसे फर्दर कंटिन्यू करते रहें, यहाँ पे हमें 6 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो अगर हम इसे फर्दर ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा, हमें एक पैटर्न मिलेगा। अभी भी आपको पैटर्न दिख रहा होगा। कैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है कि हमें जितने भी नंबर ऑफ मैथस्टिक्स चाहिए, मतलब जो जितने नंबर ऑफ हमें एल चाहिए, बस हमें उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आ जा रहा है। इसका मतलब आपको अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको 30 एल बनाना है तो आप 30 बार उस मैथस्टिक्स को काउंट थोड़ी ना करते रह जाओगे। अगर आपको पता चल गया कि एक एल बनाने के लिए हमें 2 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो 30 एल बनाने के लिए कितने मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उसे 30 × 2 करना पड़ेगा क्योंकि आपको तो पहले ही पता है ना कि एक मैथस्टिक्स बनाने के लिए 2 एल, मतलब 2 यहाँ पे एक एल बनाने के लिए 2 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तब आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही यहाँ पे हमारे एक पैटर्न फॉर्म हुआ। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया। तो अब हम लोग इस पैटर्न को एक फॉर्मूला के ज़रिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मली ये तो नहीं बोलेंगे ना, स्कूल में अगर हमसे पूछ दिया कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो आप हिंदी में थोड़ा ना वहाँ पे लिख दोगे कि, या फिर आप स्टेटमेंट थोड़े ना दे दोगे कि अच्छा ऐसा ऐसा पैटर्न हो रहा है, 2 का गैप है। तो ये हम लोग स्टेटमेंट नहीं दे सकते एग्जाम में। उसके लिए हमें कुछ नंबर फॉर्म में, उसको अरिथमेटिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा एग्जाम में कुछ आंसर, है ना। तब आप कैसे लिखोगे, तब यहाँ पे आपको एक खुद से एक फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट होगा 2n। 2n क्यों, यहाँ पे 2n क्यों फॉर्मूला इसका, क्योंकि अब आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल, जिससे हम मतलब यहाँ पे जो हमारे पास 2 है वो क्या है, मतलब कि एक एल बनाने के लिए हमें 2 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमें पता है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख दिया। अब यहाँ पे जो एन है इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इस n को, अल्फ़ाबेट को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो यह इस n की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको 40 एल बनाने हैं और आपको चाहिए कि आपको कितने मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पहले ही पता है एक मैथस्टिक्स बनाने के लिए 2 मतलब एक एल बनाने के लिए 2 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे। अब आपको क्वेश्चन पूछा कि मेरे को
अब मेरे को 40L बनाना है, मेरे को पता करना है कि कितने मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ पे इंटू करके यहाँ पे 40 लिख सकते हो। फिर जब आप इसको आंसर निकालोगे 4 2 8, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 80 मैट्रिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब आपको इस फॉर्मूला से ये पता चला कि हमारा जो 2n है, इसमें हमारा जो 2 है वो क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है। 2 पे यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो n है वो क्या है, यहाँ पे ये जो n है वो फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड है। ठीक है, हम लोग ये n की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि हमें पता है कि एक L बनाने के लिए 2 मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमें ये नहीं पता है ना कि क्वेश्चन तो चेंज होता रहेगा। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर हमको 100L बनाने हैं, 1000L बनाने हैं, 1 करोड़ L बनाने हैं, तो मतलब कितने मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। इसलिए हमें यहाँ पे इस n का वैल्यू पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट फिक्स्ड होगा। ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, बल्कि ये जो 2 है उसका वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड है। आपको जो भी नंबर दिया होगा बस आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन था, छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी क्या वेरिएबल होता है, और इस चैप्टर में और भी जितने नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वेरिएबल्स। ठीक है, सो व्हाट इज वेरिएबल्स। अभी मैंने आपसे बोला था, अभी हमने कौन सा एक फॉर्मूला फॉर्म किया था, दैट इज 2n, जहाँ पे 2 क्या था, हमारा फिक्स्ड था। इसका मतलब एक L बनाने के लिए 2 मैट्रिक्स की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, तो वो फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे वैरी करता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा 30 मैट्रिक्स बनाने के लिए, मतलब 30L बनाने के लिए तो कितने मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, 1L बनाने के लिए कितने मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो n क्या है, यहाँ पे नॉट फिक्स्ड है। यहाँ पे n क्या है, हमारा नंबर ऑफ एल्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एल्स तो आपको कुछ भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, सो और मैंने एक और चीज़ आपको इससे पहले बताई थी कि n यहाँ पे क्या है, पहली बात नॉट फिक्स्ड है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे n क्या है, n दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि n हमारा एक वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। अब हम एक और बार वेरिएबल समझ लेते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो बहुत सारे फॉर्मूलाज में होती है, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। उनके जो वैल्यूज़ होते हैं ना वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन के हिसाब से वैरी करेगा कि आपको क्वेश्चन कैसा दिया है। ठीक है, लेकिन और एक चीज़ हमने यहाँ पे क्या देखी कि उनकी जो वैल्यू होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, एंड वो इसीलिए वो किससे डिनोट किए जाते हैं, इसीलिए वो अल्फ़ाबेट से डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, हर जगह आप देखोगे कुछ कुछ इक्वेशन, मतलब कुछ कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि a + b² हो गया हमारे पास यहाँ पे, जिसमें a और b यहाँ पे क्या है, एक a + b² एक फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे a b क्यों लिखा है, मैथ में तो a b यूज़ नहीं होता। क्यों, इसलिए लिखा है क्योंकि फॉर्मूला में a एंड b की जगह हम लोग कुछ भी लिखकर इस फॉर्मूला को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो a और b है वो फिक्स्ड नहीं है, उनका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं है। वहाँ पे a एंड b की जगह आपको जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए हैं उसको वहाँ पे आपको प्लेस ऑन करना रहता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको किसी भी फॉर्मूला में अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के एग्जांपल्स x y m n l, ठीक है, कुछ भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, ए, कुछ भी ले सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सबको हम लोग एक वेरिएबल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसकी खासियत क्या होती है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। इनकी जो वैल्यूज़ होते हैं दैट आर नॉट फिक्स्ड। एंड एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ नोटिस कर रहे होगे, जितने मैंने एग्जांपल दिए दे ऑल आर क्या है, यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। क्या है, यहाँ पे जो x है वो भी एक स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा है। बिग अल्फ़ाबेट में x कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आपको सब कुछ अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोई सा भी इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है ना 2n, ऐसे नहीं लिखा है ना, मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है उसी
n को, एंड हर जगह आपको ये जो वेरिएबल अगर आप कहीं यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, बिग अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, हमको इस टाइप का x यूज़ नहीं करना है, ठीक है, हमें ऐसा x यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया। सो वेरिएबल यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था, अगर हमें एक L बनाना है मैचस्टिक से तो हमें कितने, मतलब एक L बनाना है अगर हमें मैचस्टिक से तो कितने मैचस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2, ठीक है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैचस्टिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम लोग एक और मैचस्टिक का कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे कि ये क्या है हमारे पास, एक मैं एक और ड्राइंग बना देती हूँ मैचस्टिक से रिलेटेड ही। तो अब ये हमारे पास जो फिगर है ये क्या है, एक U है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो फिगर है हम इसे U भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह लो, ये एक फिगर है। अब इस फिगर को बनाने के लिए हमें कितने मैचस्टिक्स की ज़रूरत पड़ी, 1 2 3। एक इस टाइप का फिगर बनाने के लिए 3 मैचस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें ऐसे ही और भी फिगर्स बनाने हैं, तो अगर हमें ऐसे ही 2 फिगर्स बनाने तो उसके लिए कितने मैचस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, 6, है ना। अगर हमें ऐसे ही 3 फिगर्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें 9 मैचस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि एक इस टाइप का फिगर बनाने के लिए 3 मैचस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमें कितने ऐसे ही फिगर्स बनाने, तो उसकी जगह हम लोग n लिख सकते हैं वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। 3 हमें यहाँ पे फिक्स्ड है कि एक इस टाइप का फिगर बनाने के लिए 3 मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप n को आप यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे n वो होगा जो आपको यहाँ पे जितना नंबर ऑफ फिगर बनाना है, ठीक है। सो ऐसे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से अपने अपने खुद के फॉर्मूलाज बना सकते हैं। अब हमने ये तो सीख लिया, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ज़रूरी नहीं है यही सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में ही आएंगी, पढ़ने के लिए सिर्फ हमने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया था। अब यही सारे कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ में भी हम लोग अपना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या लेंगे, 1 पेन है हमारे पास ये, ठीक है। हमें एक पेन को ख़रीदने के लिए कितने रुपीस चाहिए, हमें एक पेन को ख़रीदने के लिए 5 रुपीस चाहिए। 2 पेन को ख़रीदने के लिए फिर कितने रुपीस चाहिए होंगे, 10 रुपीस चाहिए होंगे, है ना। 3 पेन को ख़रीदने के लिए कितने रुपीस चाहिए होंगे, 3 पेन्स को ख़रीदने के लिए 15 रुपीस चाहिए, है ना। 4 पेन्स को ख़रीदने के लिए कितने रुपीस चाहिए हमको, यहाँ पे 4 पेन्स को ख़रीदने के लिए यहाँ पे हमें 20 रुपीस चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। 1 पेन को खरीदने के लिए 5 रुपीस चाहिए, तो 2 पेन को खरीदने के लिए कितने चाहिए होंगे, 5 2 10, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की इक्वेशंस भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगा, इसका हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा 5n, ठीक है। हर जगह हम n नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग p ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेन है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमको हर जगह n ही लेना है। हम यहाँ पे p ले सकते हैं, आपका जो भी मन x ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, ये 5 है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक पेन को खरीदने के लिए आपको 5 रुपये चाहिए, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है। अब ये जो x है ये क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल मतलब उसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, तो x के जगह हमें ये लिखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ पेन चाहिए, ठीक है, मतलब कितने पेन चाहिए। तो हम x के जगह क्या लिख सकते हैं, 5x अब यहाँ पे रहने देते हैं, 5 इंटू अगर हमें 50 पेन चाहिए, मतलब 50 पेन चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे पेन की वैल्यू लिखेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 50 पेन्स को खरीदने के लिए कितने रुपीस चाहिए होंगे। तो 5 5 25, देन यहाँ पे जो 0 हमने 0 लिख दिया। इसका मतलब 50 पेन्स को खरीदने के लिए 250 रुपीस चाहिए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वेरिएबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर उस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सबको सॉल्व करने के लिए। वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा मतलब चीज़ होता है जिसकी जो वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसे हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं हर जगह, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक।
So our next topic is about uses of variables in geometry. तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, uses of variables, ठीक है. So अब variables हमने समझ लिया, whose value is not fixed, उसकी वैल्यू कोई भी ले सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से उस पर डिपेंड करता है. अब हम लोग देखेंगे कि यूजेस ऑफ वैल्यू मतलब ये जो वेरिएबल्स होते हैं उनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं. ओके, सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, यूजेस ऑफ वेरिएबल्स इन ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री में कहाँ कहाँ वेरिएबल्स यूज होते हैं. आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी वेरिएबल्स की समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई सा भी क्वेश्चन, आई विल ऑल्सो रिप्लाई इट. सो अब देखते हैं यूजेस ऑफ ज्योमेट्री इन यूजेस ऑफ वेरिएबल इन ज्योमेट्री कहाँ कहाँ यूज होता है. सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है. मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है. अब स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. इट मीन्स उसकी आपको 4 साइड्स तो पहले ही पता होती हैं, एंड उसके बाद जो एक साइड होगी अगर वो आपको गिवन होगी तो आप इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो, ये तो आपको पता है. और हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक साइड दिया है 5, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 5 करना पड़ेगा, विच इज़ वॉट 4 5 20 हो जाएगा इसका पेरीमीटर, है ना. और हम इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं, हम इस फॉर्मूला को 4s भी लिख सकते हैं, है ना. कैसे लिख सकते हैं, 4s लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे s को साइड को हम s भी लिखते हैं, 4s भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है. सो यहाँ पे ये जो s है ये ऐसे होगा छोटा, ठीक है. यहाँ पे जो s है वो क्या है, यहाँ पे s है हमारा वेरिएबल. कैसे हो गया वेरिएबल, क्योंकि 4 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, स्क्वायर की साइड 4 ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ये नहीं पता है ना कि जो मतलब स्क्वायर होता है उसकी जो साइड का जो वैल्यू होगा वो तो फिक्स नहीं होता है, इसीलिए वो एक वेरिएबल है. वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका साइड का वैल्यू, है ना. तो उसकी वैल्यू क्या है, नॉट फिक्स्ड है, इसीलिए वो क्या बन जाता है, एक वेरिएबल बन जाता है. तो ऐसे ही हम 4s यूज़ करते हैं, ठीक है. अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक और मेन एग्जांपल देख लो. ये क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है. अब हमारे पास रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2l प्लस b होता है ना. अब यहाँ पे जो l है वो क्या है, यहाँ पे L, अगर मैंने एक फिगर आपको बना के दे दिया है ना और बोल दिया कि आपको इसका फॉर्मूला मतलब पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, फिर आप सोच रहे हो यहाँ पे L का वैल्यू क्या है और यहाँ पे B का वैल्यू क्या है, आपको तो इस फिगर में दिया ही नहीं हुआ है कहीं, है ना. तो इसका अगर मैंने यहाँ पे फिगर का वैल्यू दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया और यहाँ पे 2 दे दिया, तब इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से फाइंड कर लोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे L और B का वैल्यू दिया हुआ है. इसका मतलब ये क्या है, एक वेरिएबल है. क्यों है वेरिएबल, क्योंकि ये किसी की भी वैल्यू ले सकते हैं. इसके जगह मैं 4 या 2 के जगह मैं 8 भी ले सकती हूँ, यहाँ पे मैं 4 ले सकती हूँ, यहाँ पे मैं 10 ले सकती हूँ, है ना, यहाँ पे मैं 5 ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू तो यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड है, किसी की भी वैल्यू ले सकता है ना. एंड इसको हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी रिलेट किया हुआ है. तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया. ओके, सो वेरिएबल, आई होप आप लोगों को ज्योमेट्री का वेरिएबल समझ में आया होगा. 4 इंटू साइड जो हम यूज़ करते हैं उसे हम 4s भी बोल सकते हैं, ठीक है. जहाँ पे जो s है दैट इज़ अ वेरिएबल, वो किसी का भी साइड का नंबर ले सकता है एज पर द क्वेश्चन, ठीक है. सो ये हमने क्या देख लिया, यूजेस ऑफ वेरिएबल इन ज्योमेट्री. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. देखने वाले हैं कि अर्थमेटिक में कैसे यूजेस ऑफ वेरिएबल टेक प्लेस करते हैं. अब अर्थमेटिक में कैसे यूजेस ऑफ वेरिएबल टेक प्लेस करते हैं, अब हम वो देखते हैं. जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका है एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन विच इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ये हमें तो पहले ही पता है कि अगर हम a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर हम a प्लस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस ए करें तो उसका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। इट मीन्स अगर हम 2 प्लस 4 करें और अगर हम 4 प्लस 2 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, विच इज़ 4 5 6 इज इक्वल टू 6, है ना, सेम आता है। तो ये क्या था, हमारा एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे हम बोलते हैं, है ना। अगर हम एक किसी दो नंबर को उल्टा, अगर हम लोग इस किसी दो नंबर को कुछ भी कैसे भी करके मल्टीप्लाई मतलब प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम ही आता है। ओके, तो ये क्या है, हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है। अब इसका ये जो फॉर्मूला हम बोलते हैं, फॉर्मूला, अब इसमें ये क्या है, यहाँ पे जो a है, b है और यहाँ पे भी जो b और a है उनकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड नहीं है। क्यों नहीं फिक्स्ड है भाई, क्योंकि हम लोग a के जगह कभी 2 भी लिख सकते हैं, कभी 8 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। b के जगह भी हम लोग कुछ भी कभी भी लिख सकते हैं, है ना, कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो a और ये जो b है वो क्या बन गया, हमारा वेरिएबल बन गया, है ना। क्या बन गया, वेरिएबल बन गया a और b। तो यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे जो हमारा a और b है ये दोनों वेरिएबल है क्योंकि उनकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड नहीं है, फिक्स नॉट, ठीक है, नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड नॉट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए करें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो a और b है वो वेरिएबल है। तो ऐसे ही हम लोग लाइक अर्थमेटिक में वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। So that's it for uses of variables. So now let's move to our next subtopic. Last subtopic is of this chapter's part 1 introduction is about expressions with variable. अब हम लोग देखने वाले हैं expressions के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। expressions क्या होते हैं, expression मतलब जो बहुत सारे variables मतलब बहुत सारे terms से मिलकर बनता है, जिनके बीच में प्लस माइनस इस टाइप के जो साइंस होते हैं, इस टाइप का जो पूरा एक पंच बनता है, इसे हम एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब एक्सप्रेशंस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग x प्लस 5 थोड़ा और आगे लिख देते हैं, आपको दे दिए यहाँ पे x प्लस 5 और आपको इस x प्लस 5 को क्या करना है, अब आपको इस x प्लस 5 को स्टेटमेंट में लिखना है। कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, x इज एडेड टू 5, स्टेटमेंट में ऐसे लिखते हैं। और अगर आपको दे दिया जाए t माइनस 5, इसको कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हो, t इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5, ठीक है। सो इस टाइप के आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हमारे पास एक और है 10y, यहाँ पे 10 क्या हो रहा है, y से मल्टीप्लाई, और तो हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इज मल्टीप्लाइड फ्रॉम y, ठीक है। अब आपके पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको इसको लिखना है एक स्टेटमेंट के रूप में, x डिवाइडेड बाय y, तो x डिवाइडेड बाय y, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो आपको क्या लिखना है, नॉर्मल जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना x डिवाइडेड बाय y, वही आपको यहाँ पे लिखना है x डिवाइडेड बाय y, बस हो गया, स्टेटमेंट खत्म। तो ऐसे ही हम क्या लिखते हैं, ऐसे अगर आपको कहीं पे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को मतलब स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हो। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपको इस टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको उसे एक एक्सप्रेशन में फॉर्म करना है, या फिर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको उसे स्टेटमेंट में फॉर्म करना है। तो इसके और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। लेट्स सपोज आपको दिया हुआ है -2p, इसको आप कैसे लिखोगे, ये दोनों -2 और p क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो घबराइए मत, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, p इज मल्टीप्लाइड, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ मल्टीप्लाइड फ्रॉम -2, p इज मल्टीप्लाइड फ्रॉम -2। जो आप इस एक्सप्रेशन को इंग्लिश में बोलते हो वही आपको यहाँ पे लिख देना है। अब थोड़ा और हार्ड पे भरते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 7x - 3, इसे आप कैसे लिखोगे,
7 द प्रोडक्ट, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 7 और x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है, और उसके बाद जो उसका आंसर आएगा वो 3 से माइनस हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, द प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट लिखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 7 and x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3। हो गया ना आंसर कंप्लीट। द प्रोडक्ट ऑफ 7 and 8 मतलब 7 and x, इसका मतलब इनका जो आंसर होगा प्रोडक्ट वो क्या हो रहा है यहाँ पे, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3। वो जो उसका आंसर होगा वो 3 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस को वेरिएबल में लिखते हैं एंड देन वेरिएबल को एक्सप्रेशंस में लिखते हैं। ओके गाइस, तो ये हमने क्या सीख लिया, एक्सप्रेशंस एंड वेरिएबल्स के ऊपर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सीख लिए। इससे नॉर्मली मेरे हिसाब से आप एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट कर पाओगे। ओके, एंड यहीं पे हमारी क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा का पार्ट 1 खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।